आऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम क्लास 10। आपकी किताब का पेज नंबर है 141, सफ़ा नंबर 141। मिर्ज़ा महमूद सरहदी का हम तारुफ पढ़ेंगे। तखल्लुस इनका महमूद है 1913 to 1967, 1913 से लेकर 1967। मिर्ज़ा महमूद सरहदी मर्दान में पैदा हुए। असल नाम अब्दुल लतीफ़ था। तालीम का सिलसिला मर्दान ही में मुकम्मल हुआ। अमली ज़िंदगी का आगाज़ फ़ौज की मुलाजमत से किया, मगर इसे गैर मौज़ू पाकर मुलाजमत छोड़ दी। इसके बाद शोबा तालीम से मुंसलिक हुए और गवर्नमेंट हाई स्कूल पेशावर में तदरीस के फ़राइज़ अंजाम देते रहे। पहले उन्होंने फ़ौज में मुलाजमत की, फिर वहाँ पर उनका रुझान ना था, वो उनके लिए मौजू ना थी, मुनासिब उन्हें नहीं लग रही थी, छोड़ दी। शोबा तालीम से मुंसलिक हुए, गवर्नमेंट हाई स्कूल पेशावर में पढ़ाते रहे। बाद अज़ां इसके बाद इलामा मशरकी हाई स्कूल पेशावर के हेड मास्टर प्रिंसिपल मुकर्रर हुए। ज़िंदगी के बाज़ मरहलों पर उन्हें क्लर्की और मजदूरी भी करनी पड़ी। तबाह उफ्ताद हालात के नामुनासिब होने की वजह से उन्हें ज़िंदगी के बाज़ ऐसे भी दौर गुज़रे हैं, उनकी ज़िंदगी में ऐसे भी लम्हात आए हैं कि उन्होंने क्लर्की की है और मजदूरी भी की है। उन्होंने उम्र भर शादी नहीं की। आखिरी उम्र में दमे का शिकार रहे, सांस की तकलीफ़ रही। तालिबे इल्मी के ज़माने ही से शेर कहने लगे थे। महमूद सरहदी उर्दू तंज़ो मज़ाह में मुमताज़ हैसियत के हामिल हैं। उनके तंज़ो मज़ाह पर मुकामी माहौल, ये इनकी सबसे बड़ी खूबी है कि इनकी जो तंज़ो मज़ाह है, इनकी जो शायरी है, इस पर मुकामी माहौल का असर है। मुकामी जिस इलाके से वो ताल्लुक़ रखते थे, मर्दान, सरहदी, ठीक है, वहाँ पर उस इलाके का जो है उनका मुकामी माहौल का उनकी शायरी में बहुत रंग झलकता दिखाई देता है। वो अपने इर्द गिर्द की सूरत हाल की मुज़हिक तस्वीरें नहायत महारत के साथ नुमाया करते हैं। ये उनके इसलूब की खुसूसियात भी बताई जा रही हैं कि वो जो है तंज़ो मज़ाह में मुमताज़ हैसियत के हामिल हैं। मुकामी माहौल का असर है शायरी में, और वो अपने इर्द गिर्द अपने माहौल की जो है वो इस तरह नक्शा कशी करते हैं, इस तरह मंज़र को अल्फाज में कलमबंद करते हैं कि उस पर सोचने पर इंसान मजबूर हो जाता है। तंज़ और मज़ाह के साथ वो इस्लाही पहलू के साथ अपने उन मसाइल की तस्वीरें उतार देते हैं अल्फाज में, जिनमें तंज़ का अंसर नहायत गहरा होता है। इस तरह मंजर कशी करते हैं जिसमें तंज़ का अंसर नहायत गहरा होता है। अवामी और माशरती मसाइल पर उनका कलम खूब रवां होता है। अपने इर्द गिर्द के हालात को देखना, महसूस करना और फिर अल्फाज में उतार देना। पेशावर के जरीदे संगे मील के ज़रिए से वो अदबी हलकों में मुतारिफ़ हुए। ये वो रिसाला है जिसके ज़रिए वो अदबी हलकों में मुतारिफ़ हुए, पहचाने गए। इसमें उनकी तहरीरें शाया हुई जिसके ज़रिए वो अदबी हलकों में पहचाने गए। संगे मील है उस जरीदे का नाम, रिसाले का नाम। उनकी ज़िंदगी में उनका शेरी मजमुआ संगीने शाया हुआ। दूसरा मजमुआ अंदेशा शहर बाद अज़ मर्ग उनके इंतकाल के बाद 1970 में 1970 में छपा। इंतकाल हुआ है 1967 में, और अंदेशा शहर जो है वो शाया हुआ है उनके इंतकाल के बाद 1970 में। कुछ गैर मतबूआ कलाम भी मौजूद है, कुछ ऐसा कलाम भी है उनका यहाँ पर उनकी जो है अदबी सफ़ात में, जो कि अभी उनके किसी बाकायदा किसी किताब का हिस्सा नहीं बना था। अपनी सकाफ़त, अपने हालात, अपने रंग, अपनी इक़दार, रवायात और अपने माहौल से मोहब्बत वतन से मोहब्बत की अलामत है। एक नज़्म हम इसी जो है तंज़ो मज़ाह की देख लेते हैं, जिसमें मकसदियत मौजूद होती है। नस्र में जो होती है शायरी नहीं होती।
शेर के कबीले में लोमड़ी नहीं होती। दोस्तों से उम्मीदें मेहर और मुरव्वत की। जून के महीने में जनवरी नहीं होती। नंगे पाँव लोगों से पूछते हैं चारागर। कौम अपने पाँव पर क्यों खड़ी नहीं होती। शोर की ज़मीनें हैं इस तरह की कौमें भी, जिनके पास कोई शय मादरी नहीं होती। अपनी इक़दार पे फ़ख्र करें। जो पौधे अपनी जड़ों पर होते हैं वही तवाना होते हैं, वही मज़बूत होते हैं, वही फल फूल देते हैं। इधर उधर से चीज़ें पकड़कर, इधर उधर से त्यौहार, तहज़ीब, माशरत पकड़कर हम अपना नाम भुला देते हैं, हम कमज़ोर पड़ जाते हैं। हमारी पहचान पाकिस्तान, हमारी पहचान इस्लाम। शोर की ज़मीनें हैं इस तरह की कौमें भी, जिनके पास कोई शय मादरी नहीं होती। और अपनी सकाफ़त की रंगारंगी के हिसाब से अल्हम्दुलिल्लाह हम एक मज़बूत तरीन, खूबसूरत तरीन कौम है। जब हम इस कल्चर को, इस सकाफ़त को अपनाएंगे, पहनेंगे, ओढ़ेंगे, इन रवायात को दुनिया को दिखाएंगे, तो दुनिया इन चीज़ों से बहुत मुतासिर होती है। तो हमें इस एहसास कमतरी से बाहर आना है कि हमें इधर उधर देखने की ज़रूरत नहीं है। हमारा ख़जाना भरा हुआ है अल्हम्दुलिल्लाह। हमें अपने आप को देखने की, अपने आप को समझने की और उसमें ढल जाने की ज़रूरत है। मश्क देख लेते हैं। मंदरजा झैल सवालात के जवाबात तहरीर करने हैं। अलिफ है, शायर किस सड़क को बेमिसाल कह रहा है। जवाब है महमूद सरहदी पेशावर की माल गोदाम रोड को तंज़िया बेमिसाल कह रहे हैं, जो अहम तरीन शाहराह होने के बावजूद हुकूमती अदम तवज्जुही का शिकार है। दिफाई हवाले से ये शाहराह बहुत अहम है, तिजारत के हवाले से मरकज़ी हैसियत रखती है और सरहद तक जाती है। तारीख़ी शाहराह है, लेकिन हुकूमत की अदम दिलचस्पी के बाइस टूट फूट का शिकार है। इसलिए तंज़िया तौर पर महमूद सरहदी इसे माल गोदाम रोड को बेमिसाल कह रहे हैं। यूँ तो मेरे शहर में सड़कें कई हैं लाजवाल, लेकिन एक ऐसी सड़क भी है नहीं जिसकी मिसाल। बेजुज़ है मज़कूरा सड़क पर घोड़ों पर क्या बीती। जवाब है माल गोदाम रोड पर घोड़े मर जाते हैं, टांगे उलट जाते हैं। इसकी छाती पर कई टांगे उलटकर रह गए, सैकड़ों घोड़ों का इस पर हो चुका है इंतकाल। जीम जुज़ है आपका सवाल है, सड़क पर चलने वाली किन सवारियों का हुलिया बिगड़ता है। जवाब है माल गोदाम रोड की शिकस्तगी, टूट फूट और बदहाली से अवाम परेशान हैं। टांगे उलट जाते हैं, घोड़े मर जाते हैं, रेड़े और जीप डगमगा जाते हैं। साइकिल तवाज़ुन बरकरार नहीं रख पाती, मोटर गाड़ियों के इंजन जवाब दे जाते हैं। इस पे जाने का कभी होता है जिसको इत्तफाक, उसके लौट आने का पैदा ही नहीं होता सवाल। दाल है जुज़ सड़क पर जिसे जाना पड़े उसका अंजाम क्या होता है। माल गोदाम रोड पर जिसे जाना पड़े बखैर व आफियत, उसका वापस लौटना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन हो जाता है। इसकी छाती पर कई टांगे उलटकर रह गए, सैकड़ों घोड़ों का इस पर हो चुका है इंतकाल। हे जुज़ है शायर ने नज़म के आखिरी शेर में किसे तवज्जो दिलाई है। मिर्ज़ा महमूद सरहदी ने नज़म के आखिरी शेर में हुकूमत को तवज्जो दिलाई है कि अवाम का ख्याल रखे, फलाही काम करे, अवाम से वसूल करदा टैक्स अवाम की फलाह व बहबूद पर खर्च करे, सड़कें
शाहराहें बनाए, तामीराती काम करे और उम्र रसीदा बुज़ुर्गों की पेंशन वक्त पर दे। सोचता रहता हूँ कब मेरे वजीफ़े की तरह इसकी बदहाली का आता है हुकूमत को ख्याल। सवाल नंबर 2 है, नज़म में मिसाल, इंतकाल, हाल, शगाल और विसाल हम आवाज़ अल्फाज इस्तेमाल हुए हैं। ऐसे अल्फाज क्या कहलाते हैं? ऐसे अल्फाज को हम काफिया कहते हैं, कवाफी। सवाल नंबर 3 है, मतन की रोशनी में दुरुस्त जवाब पर निशान लगाना है। अलिफ है शायर के पेश नज़र। ये नज़म लिखने का मकसद है तंज बराए इस्लाह। किताब का पेज नंबर 144 144 देखिए। बे है, ये नज़म किस शायर ने लिखी है? महमूद सरहदी। जीम, जो शख्स इस सड़क पर गया फिर कभी लौटकर ना आया। दाल, ये नज़म किस मजमूए से ली गई है? अंदेशा शहर उनकी किताब है जो कि उनके मरने के बाद शाया हुई है 1970 में से ये नज़म मुंतखब की गई है। अंदेशा शहर है ये मजमुआ। शायर ने किस सड़क का मज़ाक उड़ाया है? माल गोदाम रोड। मुज़हका मुज़हिक से है, मज़ाह तंज। इस सड़क पर तांगे उलट जाने से घोड़ों पर क्या गुजरती है? मर जाते हैं। सड़क पर शगाल के चीखने से वाज़ेह होती है वीरानी। नज़म को जहन में ताज़ा करें और दर झैल मिसरों को मुकम्मल करें। जिस कदर वीरां है ये है इस कदर वो खस्ता हाल। दफन हो सकता है जिनमें आदमी बादस विसाल। डगमगा जाते हैं रेड़े, लड़खड़ा जाती है जीप। इस पर जाने का कभी होता है जिसको इत्तफाक। सोचता रहता हूँ कब मेरे वजीफ़े की तरह। नज़म का ख़ुलासा आपको ख़ुद करना है। चौथा हिस्सा होता है नसर की सूरत में करना है। एक पैराग्राफ में मुख्तसरन आपने लिखना है। इसके बाद है नज़म का मरकज़ी ख़याल 2-3 जुमलों में लिखिए। पेशावर की माल गोदाम रोड के हवाले से मिर्ज़ा महमूद सरहदी अपने मुशाहिदे को हल्के फुल्के अंदाज में तहरीर करते हुए कहते हैं कि सड़क की हालत नागुफ्ता बे है। इसकी शिकस्तगी और टूट फूट से लोगों का जानी माली नुकसान हो रहा है। हुकूमत जो कि अवाम के वोटों से मुंतखब हुई है लेकिन फलाही कामों में संजीदा नहीं है। बुज़ुर्ग हों या जवान सब परेशान हैं। सरगर्मियाँ में है नंबर 1, किसी और मज़ाहिया शायर की एक नज़म जमात में सुनाई जाए। ये नज़म कॉपियों पे लिखें, हमें तो तशरीह के साथ करना है काम। तीसरे नंबर पे शायर ने नज़म में सड़क का मज़ाहिया अंदाज में ज़िक्र किया है। पतरस बुखारी ने जीटी रोड का जो हुलिया अपने मजमून लाहौर का जोग्राफिया में बयान किया है, उस्ताद साहब की मदद से वो तलाश करके जमात में सुनाया जाए। बेहतरीन मजमून है, ये बेहतरीन मजमून है और बहुत दिलचस्पी है और इसमें माशरती शऊर का भी बताया गया है कि ख़ास तौर पे ये कि उनका कहना है कि जब हम एक दफ़ा सड़क से गुज़रते हैं तो जो इश्तहार उस पर लगे हुए थे दीवारों पे, इतने इश्तहार हैं, इतने ज़्यादा इश्तहार है कि हम उसको एक अलामत के तौर पे मुकर्रर कर लेते हैं कि जब हम वापस आएंगे या हमें दोबारा आना हो तो हम इससे पहचान जाएंगे। लेकिन उनका कहना है जब हम वापस आते हैं तो उसके ऊपर और मज़ीद इतने इश्तहार लगा दिए जाते हैं कि हमें वो जगह दोबारा नई महसूस होती है। और इसी तरह उन्होंने हमारी छोटी छोटी गलतियाँ बहुत खूबसूरत अंदाज में बताई हैं कि हमारे जो अंदाज़ हैं ज़िंदगी गुजारने के, जैसे अपने घर का कूड़ा बाहर रख देना और फिर घर को कहना कि घर साफ़ सुथरा, इलाका गंदा है। तो इस किस्म की बहुत सी हमारी गलतियाँ हैं, बहुत सी चीज़ें हैं जिनको उन्होंने बहुत लतीफ़ अंदाज में मुतारिफ़ कराया और ये मज़मून पढ़ने में बहुत मज़ा आता है। आप इसको देखें और ज़रूर पढ़ें।
اس کے بعد ہے اساتذہ کرام کے لیے طلبہ کو بتایا جائے کہ مزاح نگار صورت واقع سے کس طرح مزاح پیدا کرتا ہے۔ یہ دونوں نظمیں جو آپ کی ہیں، جو اس سے ہم نے پہلے پڑھی ہے، اونٹ کی شادی اور مال گودام روڈ، طنز اور مزاح پر مبنی ہے۔ اس میں آپ کو کچھ مزاحیہ اشعار بھی بتائے گئے ہیں اور وہاں آپ کو پیاسا کوا کی کہانی بھی بتائی گئی ہے۔ اسی طرح آپ نے پچھلی کلاسز میں پڑھا ہوگا، یہ تو نصاب میں بھی کہانی شامل ہے، اتفاق میں برکت ہے۔ ہم اپنے دور میں پڑھتے رہے ہیں کہ جناب ایک بزرگ تھے، ان کے 4 بیٹے تھے، ان کی آپس میں نہیں بنتی تھی، تو انہوں نے کہا کہ لکڑیوں کا گٹھا لاؤ، اس کو باندھو، اس کو توڑو، وہ نہیں ٹوٹی۔ اور پھر جب انہوں نے بعد میں جو ہے الگ الگ کر کے دی، بیٹوں نے توڑ دیا اور انہوں نے ان کو سبق دیا کہ دیکھو اگر تم متحد رہو گے تو اس طریقے سے تمہیں کوئی توڑ نہیں سکے گا، کوئی نقصان نہیں پہنچا سکے گا، اور الگ الگ رہو گے تو ٹوٹ جاؤ گے، بکھر جاؤ گے، نقصان اٹھاؤ گے، نتیجہ اتفاق میں برکت ہے۔ اسی کہانی کو دور جدید کے مطابق یہ کہا گیا کہ جناب ایک بزرگ تھے، وہ اپنے بیٹوں سے کہتے رہتے تھے لیکن بیٹے ان کی نہیں سنتے تھے۔ انہوں نے لکڑیاں منگوائیں اور کہا کہ اس کا گٹھا باندھو۔ انہوں نے کافی افراتفری میں، مشکل حالات میں، بلکہ باندھنے کی بھی کوئی چیز نہیں تھی، اور انہوں نے وہ ہر چیز پہ اپنے والد پہ گرم ہو رہے تھے کہ آپ ہمارا وقت ضائع کریں، آپ یہ کر رہے ہیں، آپ وہ کر رہے ہیں، آپ کو کیا ہو گیا ہے، یہ کیا ہے، یہ کیا مسئلہ ہے، طرح کی باتیں۔ اور وہ اس موضوع پر نہیں آ رہے تھے کہ کسی طریقے سے لکڑیوں کے گٹھے کو باندھیں یا توڑیں یا کریں یا کچھ بھی ہے۔ انہوں نے گٹھا باندھا، نہیں ٹوٹا، تو ان بچوں نے بلکہ اپنے والد سے کہا یہ کیسے ٹوٹ سکتا ہے، جب اتنی ساری لکڑیاں ہوں گی تو کیسے ٹوٹیں گی۔ اور پھر جب الگ الگ کر کے دی تو وہ اتنی موٹی موٹی لکڑیاں لائے تھے، وہ بھی نہیں ٹوٹی۔ تو پھر اس پر والد سر پکڑ کے بیٹھ گئے کہ میں ان کو کیسے سمجھاؤں، کیسے یہ بتاؤں کہ اتفاق کی اہمیت کیسے ثابت کروں۔ اسی دوران ان کا دم جو ہے وہ نکلنے لگتا ہے، اکھڑنے لگتا ہے، سانس رکنے لگتا ہے، اور سارے لوگ کہتے ہیں کہ ابا جان کا انتقال ہو رہا ہے اور ہمیں اب سب کو ابا جان کی طرف توجہ دینی ہے، باقی باتیں چھوڑ دو، باقی باتیں چھوڑ دو۔ اور پھر اسی دوران وہ بزرگ کہتے ہیں کہ الحمدللہ، چلو یہ میرے بیٹے کسی ایک بات پہ تو متفق ہوئے۔ تو یہ وہ صورتحال ہے کہ جس کو انہوں نے بہت دلچسپ انداز میں بیان کیا ہے، اور کلاس 7 کی جو ہماری سلیبس میں ماڈرن لینگویج میں بک لگی ہوئی ہے اس میں یہ کہانی ہے۔ تو بہت خوبصورت انداز میں اسی چیز کو بتانا، اسی موضوع کو لینا، مزاح پیدا کرنا جو ہے، اور اس سے مقصد دینا، نتیجہ نکالنا، اصلاحی مقصد کو مد نظر رکھنا، یہ بہت اہم ہے۔ طلبہ کو بتائیں کہ پرلطف انداز میں بات کیسے کہی جا سکتی ہے، عام نظم اور مزاحیہ نظم میں کیا فرق ہوتا ہے، طلبہ سے دریافت کریں انہوں نے کوئی اور مزاحیہ نظم پڑھی ہے تو وہ رسالہ یا کتاب جماعت میں لا کر دوسروں کو سنائیں۔ ابھی ہم واقعاتی شاعری بھی دیکھ رہے ہیں اور ہم مزاحیہ شاعری بھی دیکھ رہے ہیں اور طنزیہ شاعری بھی دیکھ رہے ہیں۔ یہ وہ 3 آبجیکٹیو ہیں ہمارے جن کو ہم نے فوکس کیا ہوا ہے۔ واقعاتی شاعری، اونٹ کی شادی میں ہم نے دیکھا اخبار کی خبر پر منظوم تبصرہ۔ اسی طریقے سے یہ نظم جو ہم پڑھ رہے ہیں مال گودام روڈ، اس میں دیکھیے حالات پر، واقعات پر منظوم انداز میں اپنے مسائل بتائے ہیں۔ اور یہی چیز وہ ہے کہ ہمیں اور یہ آج کے حالات میں بھی ہے، آج بھی آپ دیکھیں، اب جیسے بجٹ آتا ہے ہر سال، بجٹ پر اشعار آئے ہیں جناب کہ تفصیل بجٹ کی پڑھ رہے تھے اپنے کو حساب داں سمجھ کر، نکلا یہ نتیجہ رہ گئے ہم اعداد و شمار میں الجھ کر۔ اضافہ سنا ہے قیمتیں پھر بڑھ رہی ہیں، نہیں تھی گو حکومت سے یہ امید، ہوا مہنگائی میں اب اور اضافہ تو سمجھیں گے اسے ہم تحفہ عید۔ زہے قسمت کہ ان ایام میں بھی منافع خوب امیروں کو ہوا ہے، وبا ہو قحط ہو یا زلزلہ ہو، سدا پیسے کو پیسہ کھینچتا ہے۔ ہمارے ساتھ عجب ہاتھ ہو گیا ہے یہاں، ہمارے ساتھ عجب ہاتھ ہو گیا ہے یہاں، ہمارا شہر پشاور خیال و خواب ہوا۔ ٹھیک ہو جائے گا خود مالی بگاڑ،
خود معیشت میں سدھار آ جائے گا، جب مدد آ جائے گی کشکول میں، جب خزانے میں ادھار آ جائے گا۔ ایک اور قطعہ دیکھ لیں، اور یہ سب حالات حاضر ہیں، ہمارے ارد گرد کے حالات ہیں جنہیں قلم بند کیا گیا ہے کتاب کی صورت میں، شاعری کی صورت میں۔ لے رہے ہیں وہ صرف تنخواہیں، لے رہے ہیں وہ صرف تنخواہیں، قوم کے سر پر بار ہیں اکثر، ہم جنہیں اہلکار کہتے ہیں ان میں نا اہلکار ہیں اکثر۔ بجلی، مہنگائی ہمارے آج کے بھی مسائل ہیں۔ ان دنوں دوسری کسی شے میں، ان دنوں دوسری کسی شے میں نہ توانائی میں اضافہ ہے، بڑھ رہی ہے وبا کرونا کی اور مہنگائی میں اضافہ ہے۔ کسی بھی وقت جا سکتی ہے بجلی، عموماً دل میں رہتا ہے یہ کھٹکا، مگر جب ایک دم ہوتی ہے غائب تو لگتا ہے ہمیں بجلی کا جھٹکا۔ ان دنوں سندھ بلوچستان میں سیلاب آیا ہوا ہے، بارشیں، اور عام دنوں میں پینے کا پانی بھی نہیں مل رہا۔ ذرا تبصرہ دیکھیے، قیامت ہے کبھی قطرہ نہ ملنا بھی تمازت میں، سخت گرمی میں بھی پانی نہ ملنا۔ قیامت ہے کبھی قطرہ نہ ملنا بھی تمازت میں، کبھی برسات کا سڑکیں ڈبونا بھی قیامت ہے۔ غرض اے بھائیوں بہنوں، ہمارے شہر میں نہ ہونا بھی قیامت ہے اور ہونا بھی قیامت ہے۔ شہر قائد کے حوالے سے کہتے ہیں، یہ حسن انتظام اللہ اکبر، نہ پوچھو لوگ کیا کیا کہہ رہے ہیں، گھروں میں بوند بھر پانی نہیں ہے مگر سڑکوں پہ دریا بہہ رہے ہیں۔ یہ انتظامی صورتحال پر ایک رواں تبصرہ ہے جو کہ آج کے حالات سے مطابقت رکھتا ہے۔ مسائل کو بیان کرنا، چاہے وہ نثر کی صورت ہو، اس کی کوئی قسم ہو، یا شاعری میں، ہمیشہ سے یہ رہا ہے۔ یہ آپ کو جو مثالیں دکھائی گئی ہیں، پڑھائی گئی ہیں، یہ موجودہ حالات کی ہیں، ساری آج کے دور کی ہیں۔ اور پھر آخری بات یہ کہ بہر صورت مسائل کو تو حل کرنا ہی پڑتا ہے، بہر صورت مسائل کو تو حل کرنا ہی پڑتا ہے، مسائل تو مسائل ہیں کہاں ٹالے سے ٹلتے ہیں۔ تو یہ وہ صورتحال ہے کہ ہم جس معاشرے میں، جس دنیا میں، جن لوگوں میں، جن حالات میں رہ رہے ہوتے ہیں، ہم اس پر اپنی ایک سوچ رکھتے ہیں، اس سوچ کا ہمیں اظہار کرنا ہے مہذب انداز میں، مسائل کو سامنے لانا ہے۔ تو آپ بھی کوشش کر سکتے ہیں کسی بھی موضوع پر لکھنے کی، اچھا رہے گا۔ پڑھیے، سمجھیے، لکھیے، خوش رہیں، اپنا خیال رکھیں، سب کا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔ چلتے چلتے ایک دو نظمیں جو آپ حوالے کے طور پہ بھی استعمال کر سکتے ہیں بتا دیتی ہوں۔ سڑک چلتی ہے تو دو طرفہ ندامت ساتھ چلتی ہے، بھرے بازار کی پوری ملامت ساتھ چلتی ہے، بہت کم اس خرابے کو میرا انجن چلاتا ہے، عموماً زورے دستے دوستاں ہی کام آتا ہے، کبھی وقتے خرام آیا تو ٹائر کا سلام آیا، تھم اے راہ رو شاید پھر کوئی مشکل مقام آیا۔ مختلف قسم کے جو ہارن ہیں ان پر بھی ایک تبصرہ دیکھ لیں۔ ہر بس ہے ایک حشر کا سامان لیے ہوئے، ہر بس ہے ایک حشر کا سامان لیے ہوئے، بھونپو عجیب طرح کے ایجاد ہو گئے، ہارن عجیب طرح طرح کے ہیں۔ سن کر یہ شور سورہ اسرافیل نے کہا، لو آج
ہم بھی صاحب اولاد ہو گئے۔ اب واقعی اللہ حافظ، ٹھیک ہے؟ خوش رہیں، کام کریں، محنت سے نہیں گھبرانا، محنت سے بالکل نہیں گھبرانا۔ اللہ حافظ۔